नमस्कार। आप सबकी कृपा से और आप सबके सपोर्ट से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो आप लोगों का धन्यवाद। अब चलते हैं आज की वीडियो पर। हिमाचल प्रदेश में 2022 में कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी, 3 निर्दलीय जीते थे, 43 होते थे उस समय पक्ष में। फिर क्या होता है, फिर 9 लोग जब राज्यसभा की वोटिंग होती है तो विपक्ष में वोट डाल देते हैं। 6 कांग्रेस के विधायक, 3 निर्दलीय। 6 की सदस्यता चली जाती है जो कांग्रेस के विधायक थे, और जो 3 निर्दलीय थे वो इस्तीफा देकर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। अब ये 9 के 9 लोग चुनाव लड़ते हैं, इनमें से मात्र 3 ही चुनाव जीत पाते हैं। सुधीर शर्मा धर्मशाला से, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, हमीरपुर से आशीष शर्मा, ये तीनों चुनाव जीत जाते हैं और बाकी 6 लोग चुनाव हार जाते हैं। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के बीच जो स्थितियां खराब हो रही हैं उनके कुछ कारण मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले रविंद्र रवि जो भाजपा के बहुत बड़े नेता थे, लगातार चुनाव जीत रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलती लेकिन रवि चुनाव जीत जाते। 2017 में एक ऐसा अभिशाप हुआ कि रविंद्र रवि चुनाव हार गए, 22 में भी चुनाव हार गए। ऐसे में वो कहीं ना कहीं हाशिए पर हैं। अब इसलिए मैं उनका जिक्र कर रहा हूं कि जब मैं आगे इस बारे में बात करूंगा तो रविंद्र रवि का जिक्र आएगा। अब चलते हैं उन 9 विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर कांग्रेस से या फिर निर्दलीय भाजपा में शामिल हुए हैं। 3 तो मैंने आपको बता दिए, उनमें से 2 बड़े कद के नेता थे कांग्रेस के, इंद्रदत्त लखनपाल और सुधीर शर्मा, और ये दोनों ही चुनाव जीत गए। अब यहां कोई असमंजस नहीं है, धर्मशाला और बड़सर में बीजेपी को कोई असमंजस नहीं है कि इंद्रदत्त लखनपाल चुनाव लड़ेंगे बड़सर से और सुधीर शर्मा चुनाव लड़ेंगे अगला जो भाजपा की तरफ से वो धर्मशाला से। जबकि बड़सर में बलदेव शर्मा धूमल के करीबी, जो नदौड़ता जब हुआ करती थी विधानसभा तब वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन परिस्थितियां अब बदल चुकी हैं। लेकिन अभी भी उनकी बाजुओं में थोड़ा बहुत बल बचा है। ये तो होगी बड़सर की बात, लेकिन वहां टिकट की कोई असमंजस नहीं है। अब चलते हैं हमीरपुर। हमीरपुर में भी आशीष शर्मा चुनाव जीत चुके हैं। वहां पर नरेंद्र ठाकुर जगदेव चंद के बेटे, जो बहुत बड़े कद के लीडर थे भाजपा के, 1993 में चुनाव के बाद उनका देहांत हो गया था और उसके बाद वहां से वो सीट धूमल परिवार की ओर चली गई। तो धूमल जी का वर्चस्व है आज की डेट में हमीरपुर में। लेकिन नरेंद्र ठाकुर वहां पे, मैं नाम याद करते जाइए आप, नरेंद्र ठाकुर, बलदेव शर्मा, मैं 2 लोगों के नाम आपको बता चुका हूं 2 कंस्टिट्यूएंसीज में। सुधीर शर्मा की कंस्टिट्यूएंसी अब बाद है, क्योंकि सुधीर शर्मा बड़े कद के लीडर हैं। अब अगर सही भाषा में समझे तो सुधीर शर्मा को किसी तरह की कोई परेशानी अगले चुनाव में भी होती हुई नजर नहीं आ रही है आज के सिनेरियो में। अब चढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सुजानपुर में है राजेंद्र राणा, जो भाजपा में ज्वाइन हुए हैं, और जो भाजपा में थे वो भी राणा ही थे, वो चले गए हैं कांग्रेस में और वहां से विधायक हो गए, तो वहां भी असमंजस नहीं है। अब धीरे धीरे बढ़ो कुटलैहड़ की तरफ। कुटलैहड़ में पहली बार विधायक बने देवेंद्र कुमार भुट्टो, जो कुछ समय के लिए ही विधायक रहे, उसके बाद वो क्रॉस वोटिंग करके इस्तीफा दे देते हैं एक तरह से कांग्रेस से, और कांग्रेस से वो एक तरह से निष्कासित ही होते हैं जब स्थितियां जिस तरह की बनी थी। लेकिन उनकी सदस्यता चली जाती है विधानसभा से, फिर चुनाव होते हैं, बीजेपी उन्हें टिकट भी दे देती है, चुनाव भी लड़ा देती है। ऐसे में लॉटरी लग जाती है विवेक शर्मा की और वो कांग्रेस से विधायक बन जाते हैं। अब इस कंस्टिट्यूएंसी का सिनेरियो थोड़ा और पकड़ते हैं। 2003 से लेके 2022 तक यहां विधायक रहे वीरेंद्र सिंह कंवर। वीरेंद्र सिंह कंवर का कद भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा माना जाता रहा 2022 तक। 17 से 22 के बीच वो मंत्री थे प्रदेश सरकार में। आज भी कंस्टिट्यूएंसी में अगर बात करें चुनाव जीतना हो तो देवेंद्र कुमार भुट्टो और वीरेंद्र कंवर जब तक एक सिनेरियो में नहीं दिखेंगे तब तक
यहां भाजपा को जीत दर्ज करना मुश्किल या टेढ़ी खीर है। अब यहां हो क्या रहा है, देवेंद्र कुमार भुट्टो और वीरेंद्र कंवर एक दूसरे के प्रति ज्यादा बयानबाजी नहीं करते हैं, ना ही वो एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, लेकिन धरातल पर जो है वो भी आपको बताना चाहूंगा। धरातल पर वीरेंद्र कंवर और देवेंद्र भुट्टो के बीच बहुत दूरियां हैं। आज भी समर्थक उनके बटे हुए हैं। वीरेंद्र कंवर के समर्थक अलग से हैं, जबकि देवेंद्र भुट्टो के समर्थक अलग से हैं, और ये अलग थलग बने हुए हैं, परिस्थितियां अलग थलग की हैं। आप जब धरातल पे कोई भी मीडिया हाउस धरातल पे जाके अगर खोज खबर करेगा तो उनको पता चल जाएगा कि यहां पर परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं हैं। अब मान लीजिए भाजपा अपने पूर्व मंत्री को यहां से टिकट दे देती है अगले चुनाव में, तो देवेंद्र भुट्टो का रास्ता क्या होगा, सोचने वाली बात है। और यदि भुट्टो को टिकट दे देती है भाजपा, तो वीरेंद्र सिंह कंवर का क्या रास्ता होगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो इस कंस्टिट्यूएंसी में महायुद्ध छिड़ा हुआ है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए और गगरेट पहुंचिए। गगरेट से विधायक कांग्रेस से बने चैतन्य शर्मा, युवा चेहरा, बहुत लाल लटप जब आए थे, लोग कहते थे भविष्य आ गया राजनीति का गगरेट के लिए, लेकिन वो चंद महीनों में ही बदल जाता है और स्नेरियो भी बदल जाता है। चैतन्य शर्मा अपनी विधानसभा की सदस्यता खो देते हैं, कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, भाजपा टिकट देती है, चुनाव लड़ते हैं और एक तरह से कांग्रेस में हाशिए पर पहुंच गए राकेश कालिया की लॉटरी लग जाती है और वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। यहां तक कहा जाता है कि भाजपा के समर्थकों ने ही उन्हें चुनाव जिता दिया और चैतन्य शर्मा को बड़े मतों से चुनाव हरा दिया। अब वहां पर राजेश ठाकुर ऑलरेडी भाजपा के पूर्व विधायक थे 2022 तक। अब मान लो टिकट चैतन्य को दी जाती तो राजेश ठाकुर क्या करेंगे, और यदि टिकट राजेश ठाकुर को दी जाती है तो चैतन्य क्या करेंगे। दोनों ही परिस्थितियां अनुरूप नहीं दिखाई दे रही हैं फिलहाल के सिनेरियो में। अब एक चर्चित चेहरा जो बहुत चर्चित है इन दिनों में, रमेश धवाला। 1998 में 31 सीटें आई थी, किनको, भाजपा और कांग्रेस को, और 4 सीटें मिली थी किसको, हिमाचल विकास कांग्रेस को। ऐसे में स्थिति कहां पहुंच गई थी, रमेश धवाला पर। रमेश धवाला ने साथ किसका दिया था, जी हां, भाजपा का। उसमें प्रभारी हुआ करते थे नरेंद्र मोदी। उनकी एक चिट्ठी के कारण धवाला ने भाजपा को सहयोग किया था और धवाला चुनाव जीते हुए थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री बनवा गए थे पहली बार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को। आज की स्थितियों में धवाला हाशिए पर है। 2022 होशियार आजाद चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के डॉक्टर साहब चुनाव लड़ रहे थे, भाजपा से रमेश धवाला चुनाव लड़ रहे थे। स्थितियां यूं बनी, होशियार चुनाव जीत गए और धवाला चुनाव हार गए। अब धवाला पूर्व सरकार में मंत्री भी थे, पूर्व में धवाला बड़े कद के लीडर हैं हिमाचल के। अब हो क्या रहा है, देहरा में खूब माथापच्ची हो रही है। धवाला असली नकली भाजपा का राग अलाप रहे हैं। अब स्थितियां इतनी खराब हो गई हैं वहां पे कि धवाला तो ओपनली अब मीडिया के सामने बोलने लगे हैं। वो टारगेट कर रहे हैं जयराम ठाकुर को, जयप्रकाश नड्डा को लगातार। उनको कारण बताओ नोटिस भी पार्टी ने जारी कर दिया है, सुनने में आया है। अभी तक कारण बताओ नोटिस सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन स्थितियां वहां भी अनुरूप नहीं है। इस समय कमलेश ठाकुर वहां से विधायक हैं, उनकी सदस्यता भी खतरे में है। एक उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है, या फिर अब तक उसकी जांच होगी, जब जांच होगी तो पता चल जाएगा। कहा जा रहा है कि कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के खातों से महिला मंडलों को पैसे डाले गए 50-50 हज़ार रुपये, जब चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी।
अब स्थितियां क्या हैं ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन जो मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंच गई होगी। रविंद्र रवि भी नाराज है कि मेरी भाई कंस्टिट्यूंसी बार बार बदली जा रही है, मेरी पूछ नहीं हो रही है पार्टी में। उस तरह से जिस तरह से वर्चस्व हुआ करता था धूमल राज में रविंद्र रवि का, वैसा वर्चस्व नहीं है। अब रविंद्र रवि कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन बोल सब कुछ रहे हैं कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तब भी मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है, चुनाव तो मैं लड़ूंगा, कहाँ से किन परिस्थितियों में ये नहीं पता, ये कह रहे हैं वो भी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, केएल ठाकुर नालागढ़, वहां भी भाजपा के पूर्व में प्रत्याशी विधायक वो भी परेशान हैं। केएल ठाकुर आजाद चुनाव जीते थे, अब केएल ठाकुर को टिकट मिलती है तो जनाब नाराज हो जाएंगे, जनाब को टिकट मिलती है तो केएल ठाकुर नाराज हो जाएंगे। करना क्या है, कोई परिस्थितियों का कोई पता नहीं है। ऐसे ही आप रामलाल मार्कंडे की ओर चले जाएं। रामलाल मार्कंडे जी चुनाव लड़ गए थे, जब उपचुनाव हुए उपचुनावों में रवि ठाकुर को टिकट दी गई थी, लेकिन रवि ठाकुर को तीसरे नंबर पर धकेल दिया रामलाल मार्कंडे में। पूर्व सरकार में मंत्री थे, बड़ा औरा है, बड़ा कद है भाजपा में। अब मार्कंडे साहब क्या करते हैं वे तो समय के गर्भ में है, पर अगर रवि ठाकुर को उस तरह से ट्रीट किया गया तो मार्कंडे कहीं ना कहीं हलचल फिर पैदा करेंगे। अब ऐसे सिनेरियो में जहां ये कहा जा रहा है कि गुटबाजी नहीं है, ये गुटबाजी आए कहां से, भाजपा स्वयं में आकलन कर रही है या नहीं, इस पर तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन जब नेता मंच से कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो दिख तो रहा है, कार्यकर्ताओं को भी दिख रहा है, आम जनता को भी दिख रहा है। क्या इसे समेट लेगी भाजपा समय रहते, ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन इतना आसान है क्या समेटना इसे, ये भी सोचने वाली बात है। क्या कांग्रेस इसे इतनी आसानी से भुना ले जाएगी या फिर कहीं ना कहीं मुश्किल होगी। बहुत सारी कंस्टिट्यूंसीज में जहां पे चुनाव हारी हुई है भाजपा, वहां पे भी नेता अब तैयार हो रहे हैं, और ज्यादातर नेता तो वही तैयार हो रहे हैं जिनके अपने क्रैशर हैं, बिजनेस हैं, पैसे से समर्थ हैं, आजाद चुनाव लड़ने की स्थितियों में भी आ सकते हैं। तो राह इतनी आसान नहीं होती हुई दिख रही है, लेकिन परिस्थितियों को समझना भांपना भाजपा को आता है। ये कहा जाता है कि अनुशासनात्मक पार्टी है, अनुशासन दिखाती है। ये तो समय के गर्भ में है, छिपा हुआ है कि अनुशासन दिखाया जाता है या नहीं, लेकिन आपको क्या सब कुछ दिख रहा है? और यदि आपको सब कुछ दिख रहा है तो आप क्या देख रहे हैं इसमें, सोचिएगा। भाजपा को लेकर यह असमंजस जरूर है, यह जरूर कहा जा रहा है कि अगले जब चुनाव होंगे तो भाजपा सत्ता में आ जाएगी, जनता आम जनता कह रही है, लेकिन यह भी कह रही है कि अगर अपना आपसी सिर्फ टब्बल दूर नहीं हुआ तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। कई लोग थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं कि थर्ड फ्रंट को भी हम वोट दे सकते हैं अगर यही हालात बने रहे। कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी उपज रही है, भाजपा में सिर्फ टब्बल है, तो इसमें होगा क्या? अब समय के गर्भ में है सारी चीजें, तो आपको समझ आया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कैसा है, यदि है कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियोस को सपोर्ट करें, क्योंकि ये वीडियो लेंथ में भी बड़ा होगा। अगर आप पूरा देख लेंगे तो मेरी ये अंत की आवाज़ भी आप सुनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छी वीडियोस के साथ अब मैं उपलब्ध हो जाऊंगा। 22 तारीख तक आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और 23 तारीख को बहुत अच्छे वीडियोस लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित होना शुरू हो जाऊंगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, पुराने वीडियोस को ज़रूर वॉच करें। अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाई है हमने। धन्यवाद।